दोस्तों, डीएसपी राजीव प्रताप सिंह ट्रेन में सफर कर रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बहुत सारे यात्री थे उस डब्बे में। सभी अपने अपने में ही मसरूफ थे, लेकिन जो डीएसपी साहब थे वो अकेले ही सो रहे थे। तभी उनके कानों में आवाज गूंजती है, चने ले लो, गरम गरम चने ले लो। अब इस आवाज को सुनकर डीएसपी साहब उठ जाते हैं और एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं थी, उनकी पत्नी संगीता की थी, जिसकी मौत आज से 6 साल पहले ही हो चुकी थी किसी हादसे में। अब डीएसपी साहब हैरान हो जाते हैं कि उसकी आवाज़ कैसे यहाँ गूंज सकती है। उस चने बेचने वाली महिला की तरफ डीएसपी साहब बढ़ने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं, उसका चेहरा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला है कौन। लेकिन जैसे ही डीएसपी साहब की नज़र उस महिला पर पड़ती है, उस महिला के चेहरे को देखते हैं डीएसपी साहब, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस महिला की सिर्फ आवाज़ ही नहीं मिल रही थी उनकी पत्नी से, हूबहू उनकी पत्नी की तरह शकल ही उस चने बेचने वाली महिला की थी। अब डीएसपी साहब ये सोचने लगते हैं कि आज से 6 साल पहले जो मर गई थी वो कौन थी, जिसका मैंने अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी, और आज जो ये ट्रेन में चने बेच रही है ये महिला कौन है। जब राज सामने आता है तो डीएसपी साहब भी हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जब पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। आज की कहानी बेहद ही रोचक है, बेहद ही इमोशनल कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक डीएसपी साहब जिनका नाम होता है राजीव प्रताप सिंह, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, कहीं किसी काम से जा रहे थे। अब सफ़र के ही दौरान रात हो जाती है, रात के 10 बज जाते हैं। जिस डब्बे में डीएसपी साहब थे उसमें और भी बहुत सारे यात्री थे। कोई अपने रिश्तेदार से बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो कोई हेडफोन लगाकर गाना सुन रहा था, तो कोई खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहा था और इसी तरह से आनंद ले रहा था। लेकिन डीएसपी साहब सफ़र में अकेले ही थे, उनके जान पहचान का कोई था नहीं। इसी वजह से वो अपने ही जगह पर ऐसे लेटे हुए थे और आंखें बंद करके वो किसी को याद कर रहे थे। दरअसल जो उनकी पत्नी थी, जिसका नाम था संगीता, आज से 6 साल पहले उनकी पत्नी का मौत हो जाता है एक एक्सीडेंट में, और वो अपनी पत्नी को ही याद कर रहे थे। जब उनकी पत्नी थी तो वो अपने पत्नी के साथ बहुत सफ़र किए हुए थे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी उनकी पत्नी से। बस वही सब चीज़ों को वो याद कर रहे थे और चुपचाप अपना सफ़र कर रहे थे। अब इसी दौरान अचानक से उनके कानों में एक आवाज़ गूंजती है। एक महिला थी जो कि चने बेच रही थी और वही चिल्ला रही थी कि चने ले लो, गरम गरम चने ले लो, और इसी तरह से वह चने बेच रही थी। जब यह आवाज़ डीएसपी साहब के कानों में पहुंचती है तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। अचानक से उनकी आंखें खुल जाती है और वो एकदम से सन्न रह जाते हैं। उनका पूरा बदन कांपने लगता है कि जिस इंसान की 6 साल पहले मौत हो गई है, आखिर उसकी आवाज़ यहाँ कैसे गूंज सकती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद डीएसपी साहब की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस महिला की तरफ वो देखे, लेकिन धीरे धीरे करके वो अपनी गर्दन घुमाते हैं और उस महिला की तरफ जब नज़र जाती है डीएसपी साहब की, डीएसपी साहब एकदम से हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ ही नहीं मिल रही थी, वो महिला बिल्कुल डीएसपी साहब की पत्नी की तरह दिख रही थी, हूबहू वही शकल थी। जैसा लग रहा था कि उनकी पत्नी संगीता ही चने बेच रही है। डीएसपी साहब एकदम दंग रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वो यही सोचने लगते हैं कि आज से 6 साल पहले जो मरी थी, आखिर वो कौन थी, जिसका मैंने अंतिम संस्कार किया था वो कौन थी, और आज ये चने बेच रही है ट्रेन में, आखिर ये महिला कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही शकल के दो इंसान। ऐसा तो हमेशा फिल्मों में देखा जाता है कि किसी का डबल रोल होता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कैसे हो सकता है। डीएसपी साहब यही सब सोचने लगते हैं। इतना सोच ही रहे थे कि तभी बगल में एक बुजुर्ग पैसेंजर थे। वो कहते हैं कि बेटा चने कैसे दे रही हो। अब जो महिला थी वो कहती है कि बाबूजी 5 रुपए करके हैं, ले लीजिए, गरम गरम चने हैं, खाने में बहुत मज़ा आएगा, आपका सफ़र अच्छे से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा।
जब यह आवाज़ डीएसपी साहब सुनते हैं तो वो और भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हूबहू वही आवाज़ थी। अब वो परेशान हो जाते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन में भीड़ भी काफ़ी थी और वो चने बेच रही थी। अब इसी तरह से चने बेचते बेचते वो महिला आगे की ओर बढ़ जाती है। तब डीएसपी साहब खड़े होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं और दूर से ही आवाज़ लगाते हैं, संगीता। अब जो महिला थी जो चने बेच रही थी, धीरे धीरे करके वो मुड़ती है पीछे और डीएसपी साहब को ही वो घूरने लगती है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक देखते हैं, लेकिन फिर जो महिला थी जो चने बेच रही थी, फिर से वो घूम जाती है और अपने काम में वो मसरूफ़ हो जाती है, चने बेचने लगती है और 2-3 कदम और आगे बढ़ जाती है। फिर से डीएसपी साहब आवाज़ लगाते हैं, संगीता। फिर से वो महिला घूमती है, तब देखती है कि डीएसपी साहब उसके सामने खड़े हैं। डीएसपी साहब उससे पूछते हैं कि संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब जो महिला थी कुछ देर देखने के बाद कहती है कि साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कोई संगीता नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो काफ़ी सालों से ट्रेन में चने बेच रही हूँ, शायद आपको गलत फहमी हो गई है, मैं कोई संगीता नहीं हूँ। इतना कहकर जो चने बेचने वाली महिला थी फिर आगे निकल जाती है। लेकिन डीएसपी साहब को फिर भी यकीन नहीं होता है। फिर से वो पीछा करने लगते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उस चने बेचने वाली महिला का वो हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद फिर पूछते हैं कि तुम कौन हो, बताओ जल्दी। लेकिन जो चने बेचने वाली महिला थी वो यही कहती है कि साहब, मैं कोई संगीता नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। अब इस तरह से वहाँ पर जितने भी यात्री थे सभी तमाशा देखने लगते हैं, क्योंकि डीएसपी साहब हाथ पकड़े हुए थे। अब सभी लोग वहाँ पर घूर घूर कर देखने लगते हैं तो डीएसपी साहब हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो महिला थी अब वहां से तेजी से भागती है और दूसरे डब्बे में चली जाती है। डीएसपी साहब उसका पीछा करते करते दूसरे डब्बे में चले जाते हैं, लेकिन वहां से वो महिला गायब थी, वो दिखाई नहीं देती है। डीएसपी साहब बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वो महिला कहीं नहीं दिखती है। अब इसी तरह से ढूंढते ढूंढते वो अपने जगह तक पहुंच जाते हैं। फिर भी वो चारों तरफ नज़र घुमाते रहते हैं, लेकिन वो कहीं नज़र ही नहीं आती है। तभी बगल में जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे वो कहते हैं कि बेटा, शायद तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो पिछले स्टेशन पर ही उतर चुकी है। अब डीएसपी साहब को यह ख्याल आता है कि अच्छा, ट्रेन तो अभी अभी पिछले स्टेशन पर रुकी थी। डीएसपी साहब फोन में चेक कर ही रहे थे कि तभी वहां पर गार्ड आ जाता है। डीएसपी साहब उस गार्ड से पूछते हैं कि अभी अभी जो स्टेशन गुजरी है वो स्टेशन कौन सी है। तब जाकर वो गार्ड बताता है कि सर, वो स्टेशन है शिवपुर जंक्शन। अब किसी तरह डीएसपी साहब स्टेशन मास्टर का नंबर लेते हैं और उनको फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके कहते हैं कि मैं डीएसपी राजीव प्रताप सिंह बोल रहा हूं। अभी अभी जो ट्रेन आपके स्टेशन पर रुकी थी और जितने भी यात्री उतरकर अपने अपने घर गए हैं, मुझे सभी का सीसीटीवी वीडियो चाहिए। अब जो स्टेशन मास्टर थे वो कहते हैं कि सर, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि जिस इंसान की आप पहचान करवाना चाहते हैं वो अगर सामने रहेंगे आप, तभी बेहतर होगा। डीएसपी साहब कहते हैं कि ठीक है, अभी सामने स्टेशन पर अगर ट्रेन रुकती है तो फिर मैं आता हूं आपके स्टेशन पर। अब जो डीएसपी साहब थे ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद और एक स्टेशन पर ट्रेन उतरती है। डीएसपी साहब अपना सामान लेकर वहीं पर उतर जाते हैं और एक गाड़ी बुक कर चले जाते हैं शिवपुर जंक्शन। शिवपुर जंक्शन जाते हैं, स्टेशन के अंदर जाते हैं। उसके बाद जो स्टेशन मास्टर थे वो सीसीटीवी वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा था और ज़्यादा लोग वहाँ पर उतरे भी नहीं थे, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका था, इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसी में उस चने बेचने वाली महिला की वीडियो मिल जाती है। अब जो डीएसपी साहब थे वो वीडियो को वहीं पर स्टॉप करवाते हैं और अच्छे से देखते हैं तो वाकई में वो चने बेचने वाली महिला ही थी। अब वो उसी पर नज़र रखते हैं कि ये कहाँ जा रही है। जब वीडियो को फिर से प्ले किया जाता है तो देखते हैं डीएसपी साहब कि वो एक आदमी के पास जाकर खड़ी हुई है जिसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ है। उसके बाद वो बगल वाले गली में ही निकल गई। अब डीएसपी साहब पूछते हैं कि ये आदमी कौन है, आपने पहचाना क्या? अब स्टेशन मास्टर कहते हैं कि नहीं सर, मैं तो इस आदमी को नहीं पहचान पाया, लेकिन ये जो गली है ये स्टेशन से बगल गई हुई एक गली है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, लाचार लोग हैं, वही लोग उस गली में रहते हैं। और इस महिला को तो देखकर ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये भी इसी गली में रहती है, क्योंकि इस गली में रहने वाले बहुत से लोग ट्रेन में इसी तरह का काम करते हैं। कोई खीरा बेचते हैं, तो कोई चना बेचते हैं, तो कोई झालमुरी बेचते हैं। अब जो डीएसपी
डीएसपी साहब थे उनको ठिकाना मिल गया था कि किस तरह उस महिला तक पहुंचना है। डीएसपी साहब स्टेशन से बाहर निकलते हैं और जो स्टेशन के मास्टर होते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद वो उसी गली में निकल पड़ते हैं जिस गली में वो चने बेचने वाली महिला गई थी। वो अपना मोबाइल निकालते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं और उस गली की तरफ वो निकल पड़ते हैं। वो गली एकदम कच्ची थी, आजू बाजू झोपड़ियाँ थी, अच्छा घर एक भी नहीं था और किसी के घर में ज़्यादा लाइट भी नहीं जल रही थी। किसी घर में लाइट था तो किसी घर में नहीं थी। अब उसी रास्ते पर वो धीरे धीरे चल पड़ते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद डीएसपी साहब को ऐसा महसूस होता है कि किसी के पैरों की आहट है उनके पीछे। डीएसपी साहब सतर्क हो जाते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद डीएसपी साहब देखते हैं कि एक घर का दरवाज़ा बंद हो रहा है। अब तेज़ी से डीएसपी साहब उस घर की तरफ बढ़ते हैं। घर के सामने जाते ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से एक महिला कहती है कि कौन हो। डीएसपी साहब कहते हैं कि मैं डीएसपी हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। महिला एकदम से हैरान हो जाती है, घबराने लगती है, लेकिन डरते हुए वो महिला दरवाज़ा खोलती है। डीएसपी साहब जब उस महिला को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो चने बेचने वाली ही महिला थी। लेकिन फिर वो महिला दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन डीएसपी साहब दरवाज़ा को धक्का दे देते हैं और उनके घर के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद डीएसपी साहब कहते हैं कि संगीता, तुम यहाँ कैसे? फिर वो चने बेचने वाली महिला कहती है कि साहब, मैंने आपको कितनी बार कहा कि मैं संगीता नहीं हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है और आप मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। मैं आपकी वजह से ही ट्रेन छोड़कर यहाँ आ गई, वरना मुझे और चने बेचने थे, लेकिन आपने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। अब डीएसपी साहब कहते हैं कि आखिर कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है? तुम बिल्कुल मेरी पत्नी संगीता की तरह दिखती हो। किसी का आवाज़ सेम हो सकता है, एकदम हूबहू शक्ल सेम नहीं हो सकता है, तुम संगीता ही हो। लेकिन जब वो मना करती है और कहती है कि साहब आप चले जाइए यहाँ से, मैं कोई संगीता नहीं हूँ और मुझे परेशान मत कीजिए, तभी अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है। डीएसपी साहब हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बच्चा कौन है। अब वो और अंदर चले जाते हैं। अब जो बच्चा था उठकर अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ के आंचल से चिपक जाता है। उस बच्चे की उम्र लगभग 5 साल की रही होगी। डीएसपी साहब उस घर को छान मारते हैं, घर की दीवार देखते हैं, लेकिन दीवार में ऐसा कुछ था नहीं। तभी डीएसपी साहब की नज़र पड़ जाती है एक ट्रंक पर। ट्रंक का जो ढक्कन था वो हल्का सा खुला हुआ था। डीएसपी साहब उस ट्रंक को जब खोलते हैं तो उसमें एक ऐसी चीज़ उनको दिखाई देती है जिसे देखने के बाद डीएसपी साहब हैरान हो जाते हैं और उनका शक हकीकत में बदल जाता है, क्योंकि उस ट्रंक में डीएसपी साहब और उनकी पत्नी संगीता की शादी की फ़ोटो होती है। डीएसपी साहब उस फ़ोटो को निकालते हैं और दिखाते हैं उस महिला को और कहते हैं कि अब बोलो, अब तुम्हारे पास कौन सा झूठ है? अभी भी तुम इसे झुठलाओगी क्या? अब जो चने बेचने वाली महिला थी, अब वो तो जान चुकी थी कि इनको हकीकत पता चल चुका है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि डीएसपी साहब की पत्नी संगीता ही थी। डीएसपी साहब कहते हैं कि संगीता, अब बताओ, अब कौन सा झूठ है तुम्हारे पास? संगीता रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि क्या बताऊँ आपको, हकीकत आप जान नहीं सकते हैं। अगर हकीकत आपको पता चल गई तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डीएसपी साहब कहते हैं कि संगीता, अब हकीकत जो कुछ भी हो तुम्हें बताना पड़ेगा। आखिर तुम इतने साल मुझसे दूर कैसे थी? और जो हादसा हुआ था उसमें तुम तो मर गई थी, क्योंकि मैंने अंतिम संस्कार किया था तुम्हारा, तुम मेरे सामने थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मरी हुई औरत जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे हकीकत जानना है। उसके बाद संगीता कहती है कि दरअसल जब एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं हॉस्पिटल पहुंची ही नहीं थी, उससे पहले ही मुझे किसी ने गायब कर दिया। अब राजीव यह सुनने के बाद हैरान हो जाता है। वो पूछते हैं कि तुम्हें किसने गायब किया? उसके बाद संगीता बताती है कि मुझे गायब करने वाला कोई और नहीं है बल्कि आपके ही परिवार का एक लड़का है। अब डीएसपी साहब कहते हैं कि तुम नाम बताओ, इस तरह से पहेलियां मत बुझाओ। अब संगीता कहती है कि वो इंसान कोई और नहीं था बल्कि आपका ही बड़ा भाई विनय था। जब राजीव यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे उनके बड़े भाई का हाथ है।
फिर डीएसपी साहब राजीव पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, आखिर हमारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी। संगीता कहती है कि कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन आपको पता है ना कि प्रॉपर्टी के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जब उनको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और आपने फैसला लिया था कि हमारा जो भी वंश होगा सारी प्रॉपर्टी उसके नाम आप कर देंगे, बस इसीलिए उन्होंने ये साजिश रची। और जो कार से एक्सीडेंट हुई थी और जो ब्रेक फेल था गाड़ी का, वो उन्होंने ही करवाया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उन्होंने मुझे गायब कर दिया और मेरी जगह एक जला हुआ शव उन्होंने रख दिया, जिससे कि पहचान ना हो सके कि वो मैं ही हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे एक घर में जाकर बंद कर दिया और उसके बाद जो लाश आपको हैंड ओवर किया गया था, बस इसलिए किया गया था क्योंकि आप लोगों को भी यकीन हो जाए कि मैं मर चुकी हूँ और किसी और के लाश का आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया। इस तरह से उन्होंने अपने प्लान को सक्सेस किया। उसके बाद फिर डीएसपी साहब अपनी पत्नी संगीता से पूछते हैं कि तुम उसके चंगुल से फिर कैसे बची, आखिर उन्होंने तुम्हें कैद कर कर रखा था तो तुम उनकी चंगुल से कैसे निकली और यहाँ तक तुम कैसे पहुँची। उसके बाद संगीता बताती है कि मैं किसी तरह उनके आदमी को झांसा देकर उस कमरे से भाग निकली और भागते भागते मैं दूसरे शहर जा पहुँची। अपना गुजारा करने के लिए मैं सड़कों पर भीख मांगने के लिए उतर गई और जहाँ पर रात होती थी वहीं पर मैं सो जाया करती थी। इसी तरह से वक्त गुजरा, मेरी डिलीवरी का टाइम सामने आ गया तो मैं एक हॉस्पिटल के बाहर ही अपना शरण बना ली और वहीं पर सोने लगी। जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो मैं उसी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और मैंने इसी बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी मेरी हो गई थी। पहले तो खुद का पेट पालना मुश्किल था, लेकिन बेटे होने के बाद और भी मुश्किल हो गई थी। किसी तरह मैं अपने बेटे की परवरिश की। धीरे धीरे करके जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तब मैं इस जगह में आ गई, यही झोपड़ी में रहने लगी। जब ये खुद से अपना सारा काम करने लगा तो इस गली में बहुत सारे लोग ट्रेन में कोई चने बेचता तो कोई खीरा बेचता तो कोई झालमुड़ी बेचता। उन्हीं लोगों के साथ मैं भी निकल गई चने बेचने के लिए और 2 साल से मैं चने ही बेच रही हूँ ट्रेन में और अपने बेटे का और अपना पेट पाल रही हूँ। यह सब सुनने के बाद डीएसपी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद फिर डीएसपी साहब पूछते हैं कि आखिर तुम इस तरह से भाग भाग कर जिंदगी गुजार रही थी, तुम्हें भीख मांगना पड़ा, इस तरह से चने बेचने के लिए तुम मजबूर हो गई, आखिर तुम बच गई थी मेरे भाई के चंगुल से, तो तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। संगीता कहती है कि मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं आपके पास आऊं, आपको फ़ोन करके बताऊं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन बस यही सोचकर डर जाती थी कहीं आपके भाई को पता चल गया कि मैं आपके पास आ रही हूँ तो कहीं फिर से मेरे बेटे या फिर मेरे ऊपर कुछ गलत ना कर दे, इसलिए मैं नहीं गई और अपने बेटे के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गई। उसके बाद डीएसपी साहब कहते हैं कि संगीता अब बहुत हो गया, तुमने बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी गुजार ली, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें रानी की तरह ज़िंदगी दूं, बहुत हो गया, अब चलो मेरे साथ यहाँ से, तुम्हें अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से चलो। फिर मैं बताता हूँ विनय को कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। अपने बेटे को लेता है, अपनी पत्नी को लेता है और फिर निकल जाता है वहाँ से। एक दिन एक होटल में रुकता है सारी रात, उसके अगले ही दिन एक गाड़ी रिजर्व करते हैं डीएसपी साहब। उसके बाद सीधे चले जाते हैं वो अपने घर। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो अपने बेटे और बीवी को लेकर घर के अंदर जाते हैं। उनका जो बड़ा भाई होता है, उनके माता पिता होते हैं, सभी हॉल रूम में ही बैठे होते हैं। डीएसपी साहब के जो बड़े भाई होते हैं विनय, जब वो संगीता को देखते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो एकदम थर थर काँपने लगते हैं, पसीना से तरतर हो जाते हैं। तब डीएसपी साहब अपने बड़े भाई से कहते हैं कि क्या हुआ भैया, संगीता को देखकर आपके पसीने क्यों छूटने लगे, क्यों डर लग रहा है, आपके कारनामे अब खुल जाएंगे इसलिए। उसके बाद डीएसपी साहब अपने भाई विनय से कहते हैं कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। डीएसपी साहब अपने माता पिता को अपने बड़े भाई के कारनामे सारे बताते हैं कि कितनी बड़ी गलती इसने की है। उसके बाद डीएसपी साहब अपनी पत्नी और बेटे को लेते हैं और नज़दीकी थाने चले जाते हैं। नज़दीकी थाने जाने के बाद अपने बड़े भाई के खिलाफ डीएसपी साहब केस दर्ज करवाते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी संगीता वहाँ पर बयान देती है कि इनके बड़े
भाई ने मुझे जान से मारने की साजिश रची थी। सारा बयान वो दे देती है। पुलिस की टीम उसी वक्त डीएसपी साहब के घर जाते हैं, उनके बड़े भाई विनय को गिरफ्तार करते हैं और जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। आज डीएसपी साहब अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और ज़रा भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।